एक कार में तीन लोग, राहुल, उसकी पत्नी और उसकी बहन, तीनों एक जंगल से होते हुए एक बर्थडे पार्टी के लिए निकलते हैं। तभी 2-2.5 किलोमीटर का रास्ता तय करने के बाद उस जंगल से होकर गुजरने में तभी रास्ते पर राहुल देखता है कि दो पत्थर पड़े हुए हैं जो कि बहुत ही बड़े साइज के हैं। कांटे पड़े हुए हैं, पेड़ों की टहनियाँ पड़ी हुई हैं, यानी रास्ता आगे जाने के लिए पूरी तरह से बंद है। तभी राहुल, उसकी बहन, उसकी पत्नी उस कार से नीचे उतरते हैं, उन पत्थरों को और उन टहनियों को, उन कांटों को उठाने लगते हैं। तभी दो चोर वहां आ जाते हैं और दोनों चोर राहुल की पत्नी और उसकी बहन पर बंदूकें साध देते हैं और राहुल से कहते हैं कि हिलने की कोशिश मत करना, वरना तुम्हारी इन दोनों लड़कियों को जान से मार देंगे। तो राहुल शांत हो जाता है, हाथों को ऊपर खड़ा कर लेता है। तभी दोनों चोर उन तीनों से कहते हैं कि तुम्हारे पास में जो कुछ भी है उसे निकालो। तो राहुल कहता है कि देखो भाई, हमारे पास में कुछ भी नहीं है, केवल मैं, मेरी पत्नी, मेरी बहन है और ये गाड़ी है। हमारे पास बस तीनों के अपने अपने फ़ोन हैं। हमारे पास 2000 रुपये पड़े हुए हैं, इन्हें तुम ले लो। तो वो दोनों चोर कहते हैं कि इन 2000 रुपयों से कुछ नहीं होगा, इन फ़ोनों से कुछ नहीं होगा, हमें तुम्हारे घर बात करनी होगी, तब जाकर के हमें बहुत सारे पैसे रकम मिलेगी। दोस्तों, इतना कहते हुए दोनों चोर उन दोनों लड़कियों को, यानी कि राहुल की पत्नी और राहुल की बहन को और राहुल को उसी जंगल के अंदर ले जाते हैं जहां एक खंडर सा बना हुआ था, पुराना टूटा फूटा मकान था जो कि पुराने जमाने का कच्चा घर था। वहां ले जा करके तीनों को बांध दिया जाता है। अब जो एक चोर था उसकी नीयत फिसल जाती है, क्योंकि जो राहुल की पत्नी सरोज थी वो देखने में बेहद खूबसूरत लग रही थी। और जब वो चोर राहुल की पत्नी सरोज को देखता है तो अपना आपा खो बैठता है और उसके साथ में गलत अश्लील हरकतें करना शुरू करता है। उसके होठों को उस रिवॉल्वर से दबाता है। तो राहुल के मन में अचानक से पता नहीं क्या उठता है और वो उस चोर से कहता है कि देखो, तुम मेरी बहन के साथ मर्जी जो कर लो, लेकिन मेरी पत्नी को छोड़ दो। दोस्तों, जैसे ही ये बात वो चोर सुनते हैं तो सुनने के बाद में दंग रह जाते हैं। जब वो बहन अपने भाई के मुंह से ये बात सुनती है तो वो भी चकाचौंध हो जाती है कि आखिर एक भाई अपनी बहन के बारे में ऐसा कैसे कह सकता है। दोस्तों, भाई के मुंह से ये सुनने के बाद में कि तुम मेरी बहन के साथ मर्जी जो कर लो, लेकिन मेरी पत्नी को छोड़ दो, तो जो उसकी बहन गीता थी उसकी आंखें नम हो जाती हैं। एक बहन जब रक्षाबंधन पर भाई के हाथों में राखी धागा बांधती है तो वो सोचती है और उससे वचन लेती है कि उसका भाई उसकी ज़िंदगी भर रक्षा करेगा, ज़िंदगी भर उसका साथ देगा। लेकिन यहाँ हो कुछ उल्टा रहा था। क्या दोस्तों, राहुल अपनी पत्नी को दिए हुए वचनों में बंधा हुआ था? जब मंडप में बैठा था, जब उसने 7 फेरे लेते समय लेने के बाद में वचन दिए थे कि मैं अपनी पत्नी की हिफाजत करूंगा, या फिर अपनी बहन को रक्षाबंधन के त्यौहार पर दिए गए वचन को नज़रअंदाज कर रहा था? आखिर दोस्तों क्या माजरा था? नमस्कार, प्रणाम। मैं हरिकिशन क्राइम वार्ता के इस नए अध्याय में, नई कहानी में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, ये सच्ची घटना उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ ज़िले की है। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और आपको ये कहानी अगर अच्छी लगे तो कहानी को शेयर और लाइक और कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा कि कहानी आपको कैसी लगी। चलिए दोस्तों, कहानी की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, एक परिवार में 3 लोग रहते हैं, राहुल, उसकी पत्नी सरोज और उसकी बहन गीता। राहुल जो था एक छत के नीचे तीनों ही रहते थे, और राहुल जो था वो गुड़गांव में एक कंपनी में काम करता था। अचानक से
उस कंपनी में वो मैनेजर बन जाता है और अपनी पत्नी और अपनी बहन से कहता है कि मैं अब मैनेजर बन गया हूँ और मैं पहले 6 महीने तक एक भी छुट्टी नहीं करना चाहता। मैं नहीं चाहता कि मेरी नौकरी चली जाए और मैं फिर से वही कर्मचारी वाला काम करूं। बॉस ने बोला है कि अगर मैं 6 महीने तक काम करता हूं तो मैं इस मैनेजर के पद पर आगे भी काम करता रहूंगा। अपनी बहन और अपनी पत्नी को ये बात बताता है कि वो 6 महीने तक घर वापस नहीं आएगा। जब ये बात बताता है तो दोनों ननंद और भौजाई खुशी से झूम उठते हैं कि उसके भाई, उसके पति का जो है तरक्की हो गई है। तो तीनों खुश हो जाते हैं दोस्तों। अब समय ऐसे ही गुजरने लगता है। लगभग 3 महीने का समय गुजर जाता है। जब 3 महीने का समय गुजर जाता है तो सरोज के मन में एक उमंग सी उठती है। उसके मन में एक उमंग सी ऐसे उठती है जैसे शारीरिक संबंध बनाने की। उसका पति उसके पास था नहीं और वो अपने पति के पास जा नहीं सकती थी, तो वो इधर उधर नजरें दौड़ाना शुरू कर देती है। पहले तो पास के ही एक पड़ोसी के साथ में बातचीत करना शुरू करती है, उसे अपने मायाजाल में फंसाती है और वो लड़का उसके मायाजाल में फंस जाता है। और इन सब हरकतों को जो उसकी ननद थी गीता, वो देखती है, लेकिन फिर कुछ नहीं कहती। सोचती है कि कोई बात नहीं, लड़की है, ऐसा हो जाता है एक दो बार। लेकिन दोस्तों अब ये जो था सरोज का कंटिन्यूस चलता है, आगे भी चलता है। लगभग 15 दिन तक वो और नए लोगों के साथ में ऐसा करने लगती है। तभी गीता को ये लगता है कि उसकी भाभी अब बहुत ही ज़्यादा गलत रास्ते पर है, कहीं उसे लत न लग जाए, कहीं वो भाई का साथ न छोड़ दे। तो वो इस बात को अपनी भाभी को बताती है। भाभी से कहती है कि भाभी, आप जो कर रही हो वो सरासर गलत कर रही हो। भाभी कहती है कि तुम मुझे ज्ञान मत दो, मैं जानती हूँ कि मैं सही कर रही हूँ या गलत कर रही हूँ, तुम बस अपना देखो, मुझे कोई भी किसी भी तरह की एडवाइस मत दो। लेकिन दोस्तों एक नंद होती है, वो अपनी भाभी को कैसे गलत रास्ते पर जाते हुए देख सकती है और कैसे अपने भाई की ज़िंदगी को तबाह होते हुए देख सकती है। तो बस वो इसी को ध्यान में रखते हुए अपने भाई राहुल को कॉल करती है, राहुल को ये सब सारी बातें बताती है। लेकिन दोस्तों एक भाई को अपनी बहन पर विश्वास नहीं होता है। वो सोचता है कि ननंद और भौजाई में तो लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, कोई बात हो गई होगी, कोई कहासुनी हो गई होगी, इसलिए मुझसे ऐसा बोल रही है। दोस्तों फ़ोन कट हो जाता है। इसके बाद में राहुल को भी थोड़ा अजीब सा लगता है कि अगर भाभी और ननंद में लड़ाई हुई होगी तो कोई उल्टी सीधी बात पर हुई होगी, लेकिन मेरी बहन मेरी पत्नी के बारे में ऐसा बोल रही है। तो राहुल को थोड़ा फील होता है। अब राहुल को जब फील होता है तो 2 महीने और गुजारने के बाद, यानी कि 6 महीने गुजारने के बाद में उस कंपनी में अपने घर वापस आता है। और घर वापस आने के बाद में अपनी बहन से पूछता है कि क्या तुम जो बोल रही थी वो अभी भी ऐसा हो रहा है। तो जो उसकी बहन गीता थी उससे बोलती है कि देखो, अभी भी ऐसा हो रहा है, तुम अपनी पत्नी पर नजरें रखना। अब राहुल अपनी पत्नी सरोज पर नजरें रखना शुरू कर देता है। दोस्तों जो पत्नी सरोज थी वो केवल हवस की प्यासी थी। अब उसका पति उसके पास में आ गया तो उसने वो जो कर रही थी वो सब काम छोड़ दिए और अपने पति के साथ में ही रहने लगी। तो राहुल को अब अपनी पत्नी पर बिल्कुल भी शक नहीं हुआ, अपनी बहन पर ही उल्टा शक करने लगा कि बहन मुझे भड़का रही थी कि मैं अपनी पत्नी को कुछ कहूँ, उल्टा सीधा बोलूँ, उसे घर से बाहर निकालूँ। तो अपनी बहन को बुलाता है और उससे बोलता है कि तुम क्या चाहती हो कि तुम्हारा भाई अपनी पत्नी के साथ में ना रहे। बहन की आंखों से आंसू आ जाते हैं, बोलती है कि नहीं भाई, मैं ऐसा नहीं चाहती हूँ। तो फिर बोलता है फिर तुम क्या चाहती हो, तुम मुझे क्यों भड़का रही थी। गीता
गर्दन नीचे झुका करके वहां से चली जाती है। दोस्तों इसके बाद में 1 महीने तक राहुल वहीं रहता है और इस 1 महीने के दौरान जो गीता थी एक कॉलेज में पढ़ती थी और उसकी मुलाकात एक लड़के से हो जाती है, उससे वो प्यार करने लगती है, उसका वो बॉयफ्रेंड बन जाता है, उसके साथ में रहने लगती है। अब इन सब बातों को कैप्चर करना चाहती थी उसकी भाभी सरोज, क्योंकि सरोज जानती थी कि उसकी ननद ने उसके पति को भड़काया है और वो मुझ पर नजरें रख रहा था। तो फोटो को कैप्चर कर लेती है जो सरोज थी अपनी ननद का उस लड़के अवनीश के साथ जो कि उसका बॉयफ्रेंड था। अब दोस्तों उन फोटो को कैप्चर करने के बाद अपने पति राहुल को दिखाती है, राहुल से बोलती है कि देखो राहुल, तुम्हारी बहन तुम्हारे पीठ पीछे अय्याशी कर रही है। राहुल जब उन फोटो को देखता है तो उसे अपनी बहन पर पूरा शक हो जाता है कि उसकी बहन ऐसा कर रही है। तो राहुल की पत्नी सरोज राहुल से कहती है कि बुरा मत मानना, मैं तुमसे एक बात कहना चाहती हूँ। बोलता है कि बोलो सरोज। सरोज कहती है कि देखो तुम्हारी बहन जवान है, पढ़ी लिखी है, कॉलेज में पढ़ती है और आज 21वीं सदी में जी रही है और वो हमारी शादी से कभी भी शादी नहीं करेगी, हमारी राजी से वो कभी भी शादी नहीं करेगी। ऐसा करो तुम उसकी शादी अभी जल्द से जल्द कर दो। अगर तुम हमारी राजी से उसकी शादी नहीं करोगे और वो अपनी राजी से शादी करने की उसने सोच भी लिया तो वो हमारा मुंह काला करके उस लड़के के साथ में भाग जाएगी। राहुल कहता है कि बात तो तुम सही कह रहे हो, लेकिन अभी मेरे पास पैसे नहीं है, मैं अभी उसकी शादी नहीं कर सकता। दोस्तों अब 10-15 दिन और गुजर जाते हैं। 10-15 दिन गुजर जाते हैं तो फिर से जो अवनीश था और जो गीता थी दोनों एक दूसरे के साथ में रहते हैं और फोटो को कैप्चर कर लेती है और भड़काती है सरोज अपने पति राहुल को। एक दिन तो राहुल से कह देती है कि देखो अगर ये लड़की किसी लड़के के साथ में भाग गई तो हमारे और तुम्हारे मुंह पर काले पोत कर जाएगी, हमारा और तुम्हारा मुंह काला हो जाएगा। कौन सी ये तुम्हारी सगी बहन है, कौन सी इसने तुम्हारी माँ की कोख से जन्म लिया है। तो राहुल कहता है कि तुम कहना क्या चाहती हो। सरोज कहती है कि देखो इसकी शादी के लिए हमें 7-8 लाख रुपए की जरूरत पड़ेगी और ये तुम्हारी सगी बहन तो है नहीं, इससे तो अच्छा है कि हम इसके जरिए 7-8 लाख रुपए कमा लें। तो राहुल बोलता है कि कैसे, तुम पागल हो गई हो क्या। सरोज बोलती है कि पागल नहीं हुई हूँ, तुम्हारे भी मन में कुछ थोड़ा बहुत है, तुम भी पैसा कमाना चाहते हो एक साथ झटके में, तो तुम अपनी बहन को बेच दो। जब ये बात सुनता है तो राहुल थोड़ा उसे गिलानी होती है, लेकिन जब अपनी बहन की करतूतों को देखा उसे लगा कि काला मुंह करवाने से तो अच्छा है उसे बेच दूं और समाज को ये बता दूं कि उसने आत्महत्या कर ली है या भाग गई है। तो दोस्तों वो अपनी पत्नी सरोज की बातों में आ जाता है और अपनी पत्नी सरोज की बातों में आने के बाद में वो कदम उठाता है। दोनों लोग जो थे वो साजिश रचते हैं गीता को बेचने की। एक डीलर से, एक दलाल से, एक ब्रोकर से बातचीत करते हैं। उस बातचीत में 8 लाख रुपए में जो सौदा था वो तय हो जाता है, गीता को बेचने का, गीता की फोटो भेज दी जाती है। अब इन सब बातों को सुन रहा था गीता का बॉयफ्रेंड अवनीश, क्योंकि अवनीश जो था उसके घर आया हुआ था। तो चुपके से उन दोनों की बातों को सुन लेता है और फिर अपनी जो गर्लफ्रेंड गीता थी उसे बताता है कि तुम अपने भाई और भाभी के साथ में कहीं भी बाहर मत जाना, वो तुम्हें बेचने की प्लानिंग कर रही हैं, तुम्हें 8 लाख रुपए में बेच देंगे। तो गीता अपने बॉयफ्रेंड अवनीश की बातों में नहीं आती है और उसे सुनाती है, उसे कहती है कि देखो मेरा भाई चाहे कितना भी क्या गुजरा हो, चाहे कैसा भी हो,
मुझसे प्यार करता है। मेरी भाभी चाहे मुझसे रोज लड़ती झगड़ती हो, लेकिन मुझसे प्यार करती है। दोस्तों, ऐसा गीता अपने बॉयफ्रेंड अवनीश को बोल देती है। दोस्तों, जैसा पति पत्नी में सौदा तय हुआ था, उसी के हिसाब से एक दिन फिक्स होता है और उस दिन गीता से राहुल बोलता है कि देखो गीता, मेरे दोस्त का बर्थडे है और मैं, तुम्हारी भाभी और तुम वहाँ चलते हैं। गीता कहती है कि ठीक है। राहुल बोलता है कि तैयार हो जाओ। दोस्तों, थोड़ी देर बाद गीता और गीता की भाभी सरोज और राहुल तीनों तैयार हो जाते हैं और जैसा प्लानिंग थी राहुल की और सरोज की, लेकिन गीता को नहीं पता था, तीनों निकलते हैं, कार में बैठते हैं और एक जंगल से होकर के गुजरते हैं। गीता तो सोच रही थी कि बर्थडे में जाएंगे, लेकिन 2-2.5 किलोमीटर का रास्ता तय करने के बाद, यानी कि बीच जंगल में जाकर के गाड़ी रुकती है। आगे देखते हैं कि रास्ते पर पत्थर पड़े हुए हैं, टहनियाँ टूटी हुई पड़ी हैं, कांटे पड़े हुए हैं। तीनों कार से निकलते हैं और उन पत्थरों को हटाने का प्रयास करते हैं। तभी दो चोर वहाँ आ जाते हैं। दोस्तों, ये दो चोर कोई और नहीं थे, बल्कि ये दो चोर वही थे जिनके साथ में सौदा हुआ था गीता को बेचने का, गीता को उन चोरों द्वारा खरीदे जाने का। अब सीधे सीधे ऐसे तो गीता का सौदा वो कर नहीं सकते थे। अब जो चोर थे उनकी नीयत बदल जाती है, क्योंकि दोस्तों, जो गीता की भाभी यानी राहुल की पत्नी सरोज थी, वो बहुत ही ज़्यादा सुंदर थी, साड़ी पहनी हुई थी। तो चोरों की नीयत बदल जाती है। वो उन तीनों को एक पेड़ से बांध देते हैं और बांधने के बाद में चोर सरोज के साथ में अश्लील हरकतें करना शुरू करता है। उसके होठों को दबाता है, उसके पेट को छूने की कोशिश करता है। तभी राहुल उस चोर से कहता है, देखो, तुम मेरी बहन के साथ मर्जी जो कर लो, लेकिन मेरी पत्नी को छोड़ दो। दोस्तों, जब ये बात उन दोनों चोरों ने सुनी तो चकाचौंध हो गई, और जब ये बात उस बहन ने सुनी, गीता ने सुनी, तो गीता भी चकित रह गई कि आखिर एक भाई अपनी बहन के साथ में ऐसा कैसे कर सकता है। तो दोनों चोर बोले कि तुम कोई यहाँ के मालिक नहीं हो, जो तुम कहोगे हम ऐसा करेंगे। तो दोनों चोर उस गीता से बोलते हैं, देखो गीता, मेरा तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं है, लेकिन ये जो तुम्हारा भाई है ये दल्ला है। ये तुम्हें यहाँ बेचने के लिए लाया था और मैंने इससे वादा किया था कि मैं इसे 8 लाख रुपए दूंगा और तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगा। मैं एक कोठे पर काम करता हूँ और कोठे पर ले जा करके मैं तुम्हें मुनाफे में बेच दूंगा। जब ये बात अपने भाई के खिलाफ उन चोरों के मुंह से सुनी गीता, तो गीता की आंखों से आंसू आ गए। वो अपने भाई से बोली, भाई आखिर क्यों? क्या उस राखी का तुमने यही फर्ज निभाया जो मैं तुम्हें पिछले 18 सालों से बांधती आ रही हूँ? तुमने मेरे बारे में एक बार भी नहीं सोचा कि मैं तुम्हारी बहन हूँ? तुम मुझे कैसे बेच सकते हो? अपनी उस भाभी से बोला कि भाभी, तुम भी मेरे साथ में ऐसा कैसे कर सकती हो? तुम तो एक औरत हो, तुम एक औरत होकर एक औरत को कैसे बिचवा सकती हो? उन दोनों की आंखों में आंसू, दोनों माफ़ी मांगने लगते हैं। दोस्तों, इसके बाद में जो चोर थे वो कहते हैं कि मैं तुम्हारी इस समय कोई भी मदद नहीं कर सकता। राहुल से बोलते हैं कि हमारा सौदा जो तय हुआ था, हम कोई सच्चे देशभक्त या सच्चे बात करने वाले तो है नहीं, हम तो चोर हैं, और चोर न तो अपना होता है, न पराया होता है, न बीच का होता है, कैसा भी नहीं होता है। जो चोर के मन में चलता है वही करता है, और अब हमारे मन में जो आ रहा है वही करेंगे। दोस्तों, इसके बाद में जो दोनों चोर थे, एक चोर सरोज के साथ में और एक चोर गीता के साथ में अश्लील हरकतें करना शुरू कर देते हैं। तभी दोस्तों हरकतें शुरू ही करते हैं। जो राहुल होता है फूट फूट करके, चीख चीख करके रोने लगता है। लेकिन दोस्तों, बीच जंगल में सुनसान रास्ते पर, सुनसान जगह पर कौन आ सकता था? तभी थोड़ी देर बाद
एक पुलिस की गाड़ी वहाँ पहुँचती है। पुलिस की गाड़ी में 4 लोग होते हैं। 5वां जो इंसान होता है वो होता है अवनीश, जो कि गीता का बॉयफ्रेंड था। उन दोनों चोरों को, गीता की भाभी सरोज को और राहुल को पकड़ लिया जाता है। जो गीता थी वो पुलिस को गवाही दे देती है कि मेरा भाई मुझे बेचना चाहता था और ये दोनों चोर मुझे खरीदने आए थे, इसमें मेरी भाभी भी संलिप्त थी। ऐसा पुलिस जब सुनती है गीता के मुंह से तो उन चारों को अरेस्ट कर लेती है और उन चारों को ले जा करके एक थाने में बंद कर देती है। गीता और अवनीश दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे, तो दोनों एक दूसरे से शादी कर लेते हैं। तो दोस्तों, ये थी कहानी गीता की, अवनीश की, राहुल की और सरोज की। कैसी लगी ये कहानी? अगर कहानी अच्छी लगी हो तो कहानी को लाइक कर दीजिए। अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, ये कहानी सच्ची घटना पर आधारित कहानी है। किरदारों के नाम इसीलिए नहीं लिए जाते हमारी इस कहानियों में क्योंकि किरदारों के नाम लेने से उनकी जो इस जीवन में ज़िंदगी में रह रहे हैं उनकी छवि पर इम्पैक्ट पड़े। दोस्तों, कहानी को सुनाने के बाद में मेरा एक उद्देश्य होता है कि इस कहानी से क्या सीख ली जाए। तो दोस्तों, इस कहानी से मैं आपसे यही कहूँगा कि जब हम रक्षाबंधन का त्यौहार बनाते हैं, जब हम अपनी बहन के द्वारा अपनी कलाई पर राखी बंधवाते हैं, तो हमारे मन में केवल एक ही विचार चलता है कि चाहे जीवन में कुछ भी हो जाए, चाहे मैं कैसी भी परिस्थिति में आ जाऊं, मैं अपनी बहन का साथ नहीं छोड़ूंगा। मेरी बहन को जहां कहीं भी मेरी ज़रूरत पड़ेगी, मैं उसकी रक्षा करने के लिए 24 घंटे तैयार रहूंगा। दोस्तों, ये एक भाई का सपना होता है और एक बहन का भी यही सपना होता है कि उसका भाई उसकी हिफाजत 24 घंटे करे। दोस्तों, तो आपसे भी यही कहना चाहूँगा कि अपनी बहनों की भी हिफाजत आप करिए। तो दोस्तों, कैसी लगी ये कहानी? कमेंट बॉक्स में अपनी कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलता हूँ अगली ऐसी ही सच्ची घटना के साथ, सच्ची कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।